लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी इसे सपोर्ट करते हैं। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन्स के राइट्स और एम्पावरमेंट को इंश्योर करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस इंक्लूड किए हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ को गारंटी करता है, जिससे इंश्योर होता है कि सभी सिटीजन्स इंक्लूडिंग वुमेन को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 16 इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने काफ़ी सारे स्लाइड्स बनाए हैं ताकि आपको इन डेप्थ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और आईपीसी रेगुलेशंस के बारे में बता सकूं। नेक्स्ट इज आईपीसी रेगुलेशंस। आईपीसी रेगुलेशंस में भी कई ऐसे सेक्शंस हैं जो वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सेक्शन 498A डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जहां हस्बैंड और इन लॉज के द्वारा क्रुएल्टी को पनिश किया जाता है। सेक्शन 354 वुमेन के मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करता है और सेक्शन 376 रेप के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये प्रोविजंस और रेगुलेशंस मिलकर वुमेन के एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करते हैं। हमारा एम है कि आपको इन प्रोविजंस के बारे में डिटेल में समझाना और एम्पावर करना, ताकि आप अपने राइट्स को अच्छी तरह से समझ सकें और किसी भी फॉर्म ऑफ इनजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड ले सकें। सो स्टे ट्यून्ड। तो नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन स्लाइड। तो मैं आपको इसमें पूछना चाहूँगी, वाई वुमेन एम्पावरमेंट? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, वाई वुमेन एम्पावरमेंट? तो जैसा कि आज भी हमारे सोसाइटी में कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो वुमेन फेस करती हैं, जैसे एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज। वुमेन एम्पावरमेंट इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने में मदद करता है। एक एम्पावर्ड वुमेन अपने परिवार, कम्युनिटी और कंट्री के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दे सकती है। जब वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तब सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों ही ग्रो करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए। सो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 कहते हैं कि सभी लोगों को कानून के नज़र में बराबर ट्रीट किया जाएगा। ये वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि किसी भी व्यक्ति को जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। वुमेन को भी वही लीगल राइट्स और प्रोटेक्शन मिलती है जो मेन को मिलते हैं। आई होप आपको आर्टिकल 14 समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स। आर्टिकल 15 यह डिक्लेयर करता है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति के खिलाफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि वुमेन को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा और उनके खिलाफ जेंडर के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये प्रोविजन वुमेन को इक्वल एक्सेस देने में मदद करता है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अदर अपॉर्चुनिटीज में। Next is Article 16, Equality of Opportunity in Public Employment. आर्टिकल 16 इंश्योर करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। वुमेन को भी सरकारी नौकरियों में बराबर चांस मिलता है, जो उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आई होप आपको आर्टिकल 16 भी समझ आ गया होगा। अब हम आर्टिकल 39A, जो आर्टिकल 39A प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ वुमेन
एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताता है। तो इस आर्टिकल के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 39A स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो लीगल सिस्टम को ऐसा स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो लीगल सिस्टम को ऐसा बनाए जो सभी सिटीजन्स को इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे, स्पेशली उन लोगों को जो फाइनेंशियली वीक हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियली वीक वुमेन को भी लीगल राइट्स और प्रोटेक्शन मिल सके। तो इस सेक्शन में मैंने दो टर्म्स यूज़ किया जो कि था इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो यहाँ मैंने यूज़ किया इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो इक्वल जस्टिस आर्टिकल 39A के अंडर इंश्योर करता है कि सभी लोग, चाहे उनका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, कानून के नज़र में बराबर ट्रीट किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जस्टिस का एक्सेस सबके लिए इक्वल होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति अपने फाइनेंशियल कंडीशन के कारण जस्टिस से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो ये इक्वल जस्टिस का मतलब हुआ। नेक्स्ट इज फ्री लीगल एड। तो इसका मतलब क्या हमें फ्री में वकील मिल जाएंगे? तो शायद हाँ। तो अब हम जानते हैं इसके बारे में। तो फ्री लीगल एड, ये आर्टिकल स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो ऐसे प्रोविजंस बनाए जिससे फाइनेंशियली वीक लोगों को फ्री लीगल एड मिल सके। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है लॉयर हायर करने के लिए, तो स्टेट उन्हें फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब हाँ, वो वकील हायर करेगा ताकि आपका जो केस है वो लड़ा जा सके। एक्चुअली बहुत सी वुमेन, स्पेशली जो वीकर सेक्शन से आती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, अपनी राइट्स के लिए राइट नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होते हैं। तो इस आर्टिकल के द्वारा ऐसी वुमेन्स को भी जस्टिस मिल सकता है इस लीगल इस फ्री लीगल एड के द्वारा। नेक्स्ट हम जानते हैं आर्टिकल 42। आई होप आपको आर्टिकल 39 समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 42, maternity relief and humane conditions of work। आर्टिकल 42 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ के लिए प्रोविजन बनाए। इसका मतलब है कि वुमेन को वर्क कंडीशन में सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें मैटरनिटी लीव और बेनिफिट्स मिलेंगे। ये वुमेन के वर्क लाइफ बैलेंस और ओवरऑल वेलबींग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 51A clause E, renouncing practices derogatory to women's dignity। इसके अकॉर्डिंग हर सिटीजन, ये एक्चुअली आर्टिकल 51A ये जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हर सिटीजन को ये ड्यूटी देता है कि वो प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करें जो वुमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट है। ये ड्यूटी सिटीजन्स को इनकरेज करती है कि वो जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करें और वुमेन के रेस्पेक्ट और डिग्निटी को अपहोल्ड करें। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन पेनल कोड के सेक्शंस की। तो फर्स्ट सेक्शन है आर्टिकल 354, that is assault or criminal force on a woman to outrage her modesty। Section 354,
ये सेक्शन किसी भी व्यक्ति को पनिश करता है जो किसी वुमेन पर ऐसे एक्ट्स करता है जो उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करने के लिए किया गया हो। ये लॉ वुमेन को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें एश्योरेंस देता है कि उनकी मॉडेस्टी को हर्ट करने वालों को कानूनी सजा मिलेगी फॉर श्योर। ठीक है, तो ये सेक्शन 354। तो इसके अंदर पनिशमेंट्स क्या क्या होते होंगे? जब ये सेक्शन आईपीसी का है तो इसके अंदर पनिशमेंट्स भी जरूर होता होगा, तो ऑब्वियसली पनिशमेंट्स है। तो मैं यहाँ पनिशमेंट्स लिख दूंगी सारे सेक्शन के पास में। तो इसका पनिशमेंट है 1 to 5 years इम्प्रिजनमेंट, 1 to 5 years का इम्प्रिजनमेंट, 1 to 5 years का इम्प्रिजनमेंट और प्लस फाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 375, डेफिनेशन एंड पनिशमेंट फॉर रेप। इस सेक्शन में रेप की डेफिनेशन दी गई है और वो सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जिसमें कंसेंट नहीं माना जाता। यह लॉ वुमेन को सेक्सुअल वायलेंस से प्रोटेक्ट करता है और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोविजंस देता है। तो इसके अंदर जो पनिशमेंट है वो है 10 years imprisonment, at least ये minimum 10 years imprisonment होगा, minimum 10 years imprisonment to life imprisonment plus fine। नेक्स्ट, आई होप आपको 375 समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 498A, प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रूरल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स। तो सेक्शन 498 के अकॉर्डिंग यह सेक्शन किसी भी हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स को पनिश करता है जो अपनी वाइफ के साथ क्रूरल्टी करते हैं। यह लॉ डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट वुमेन को प्रोटेक्शन देता है और उनके राइट सेफ गार्ड करता है। तो इसका जो पनिशमेंट है वो क्या है, सॉरी इसका डोमेस्टिक वायलेंस में, तो ये होता है अप टू 3 years, अप टू 3 years प्लस फाइन। नेक्स्ट इज सेक्शन 509, punishment for words, gestures, acts intended to insult the modesty of women। तो ये सेक्शन उन लोगों को पनिश करता है जो वर्ड्स, गेस्चर या एक्ट्स से किसी वुमेन की मॉडेस्टी इंसल्ट करते हैं। यह लॉ वुमेन को वर्बल हैरेसमेंट और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर से प्रोटेक्ट करता है। तो इसके अंदर पनिशमेंट्स क्या क्या होंगे? इसके अंदर पनिशमेंट्स है अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट, सेम ऊपर वाले की तरह अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट, अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। नेक्स्ट इज सेक्शन 354A, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। इस सेक्शन में सेक्सुअल हैरेसमेंट की वेरियस फॉर्म्स को डिफाइन किया गया है, जैसे अनवेलकम फिजिकल कंटैक्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स एक्सेट्रा। यह लॉ वुमेन को वर्क प्लेस और अदर इन्वायरमेंट्स में सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करता है और इसका जो पनिशमेंट है वो 1 to, ये वैरी करता है 1 to 3 years तक प्लस फाइन। इम्प्रिजनमेंट होगा 1 to 3 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। नेक्स्ट इज ये हो गई। नेक्स्ट इज सेक्शन 354B, punishment for use of criminal forces to disrobe a woman। ये सेक्शन में उन लोगों को पनिश करता है जो किसी वुमेन को फोर्सफुली डिसरॉब करने की कोशिश करते हैं। ये लॉ वुमेन की डिग्निटी और बॉडीली ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर पनिशमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? 3 to 5 years इम्प्रिजनमेंट, 3 to 7 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। नेक्स्ट इज सेक्शन 376AB, punishment for rape on a woman under 12 years of age। ये सेक्शन 12 साल से कम 12 साल से कम उम्र की लड़की पर रेप करने वालों को पनिश करता है।
ये लॉ छोटी बच्चियों को सीवियर सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसका पनिशमेंट क्या होगा? मिनिमम 20 years imprisonment to lifetime imprisonment to death penalty plus fine. Next is 376, section 376 DB, punishment for rape on a woman under 16 years of age. ये सेक्शन 16 साल से कम उम्र की लड़की पर गैंग रेप, इट इज एक्चुअली फॉर गैंग रेप, करने वाले ऑफेंडर्स को पनिश करता है। ये लॉ यंग गर्ल्स को हीनियस क्राइम से प्रोटेक्ट करता है और हार्श पनिशमेंट इंश्योर करता है। तो इसका पनिशमेंट क्या होगा? इसका पनिशमेंट होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि नॉट लेस देन 20 years, मिनिमम 20 years तो उसको जेल में बिताना ही होगा, तो lifetime imprisonment to death penalty plus fine. Last is section 376E, that is punishment for repeat offenders of rape. तो ये सेक्शन में उन लोगों को पनिश करता है जो रिपीट सेक्सुअल ऑफेंडर्स है। ये लॉ इंश्योर करता है कि हैबिचुअल सेक्सुअल ऑफेंडर्स को सीवियर पनिशमेंट मिले, thus protecting women from repeat assaults. तो इसके अंदर पनिशमेंट्स क्या है? That is life imprisonment to death penalty. Next, we will talk about other relevant laws. Acts के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जो एक्ट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, PWDVA 2005। ये एक्ट वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करता है। इसमें फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल और इकोनॉमिक अब्यूज को इंक्लूड किया गया है। यह लॉ वुमेन को लीगल प्रोटेक्शन और रेमेडीज प्रोवाइड करता है, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, रेसिडेंस ऑर्डर्स और मॉनिटरी रिलीफ, ताकि वो सेफ और डिग्निफाइड लाइफ जी सके। नेक्स्ट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013। ये एक्ट वर्क प्लेस पर वुमेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करता है। इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बैठाया जाता है, जिसको हम ICC कहते हैं। मतलब ये प्रोविजन ICC बनाने का हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविजन बनाया गया है। ये लॉ इंश्योर करता है कि वुमेन काम की जगह पर सेफ और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में काम कर सके और हैरेसमेंट के केसेस को इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सके। आई होप जो वर्किंग लेडीज हैं उनको ICC के बारे में पता होगा, उनके ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली ये होगा। सो द थर्ड इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये एक्ट प्रेग्नेंट वुमेन वर्कर्स को पेड मैटरनिटी लीव और अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे नर्सिंग ब्रेक्स, मैटरनिटी बोनस और मेडिकल अलाउंसेस। ये लॉ इंश्योर करता है कि वुमेन अपनी प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर के पीरियड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हेल्थ बेनिफिट्स पा सके, जो उनकी ओवरऑल वेलबींग के लिए ज़रूरी है। फोर्थ इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो इसके अकॉर्डिंग ये एक्ट डाउरी देने और लेने को इलीगल बनाता है और ऐसे प्रैक्टिसेस को पनिश करता है। ये लॉ डाउरी रिलेटेड हैरेसमेंट और वायलेंस को रिड्यूस करने के लिए इम्पोर्टेंट है और वुमेन को सेफ और रिस्पेक्टफुल मैरिटल लाइफ जीने में हेल्प करता है। Preconception and prenatal diagnostic techniques Act 1994। ये एक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन एंड फीमेल फर्टिसाइड्स को प्रिवेंट करता है। इसमें इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को बनाया गया है और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी गई है।
ये लॉ जेंडर रेशियो बैलेंस करने और अनबॉर्न चाइल्ड की लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो जेंडर इक्वालिटी और वुमेन्स राइट्स के लिए ज़रूरी है। Sixth is Prohibition of Child Marriage Act 2006. ये एक्ट चाइल्ड मैरिज को इलीगल बनाता है और ऐसे मैरिजेस को अवॉइड करने के प्रोविजंस देता है। इसमें एडल्ट्स जो चाइल्ड मैरिज फैसिलिटेट करते हैं उनके लिए पनिशमेंट भी है। ये लॉ अर्ली मैरिजेस को प्रिवेंट करता है, जो वुमेन के एजुकेशन, हेल्थ और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। सेवेंथ इज इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट, जो कि लास्ट है 1976। ये एक्ट इंश्योर करता है कि मेन और वुमेन को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिले और जेंडर बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये लॉ वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, जो उनके प्रोफेशनल ग्रोथ और एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पैक्ट्स एंड चैलेंजेस के बारे में। तो इम्पैक्ट्स ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है। अगर इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और आईपीसी लॉज को अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इनहैंस्ड वुमेन्स सेफ्टी देखा जा सकता है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस होगा, प्रमोटेड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ऑफ कोर्स it will empower decision making, it will challenge stereotypes, it will obviously promote gender equality. Next is improved health and education. Of course, अगर सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को माना जाए तो हेल्थ एंड एजुकेशन काफ़ी कॉमन हो जाएगा. It will reduce gender based violences. True. It will foster gender sensitivity. That's also true. तो ये मैंने कुछ इम्पैक्ट्स लिखे हैं, काफ़ी सारे और होंगे जो मैं मिस कर दी होंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नेक्स्ट इज चैलेंजेस. चैलेंजेस भी काफ़ी हैं, जो इसमें मैंने कुछ मेंशन किया है. दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस, सोशल स्टिग्मा एंड फियर, स्लो लीगल प्रोसेस, करप्शन एंड ब्राइबरी, inadequate policy training, police training, cultural norms and patriarchy, limited access to legal aid. Obviously, इसलिए हमें अवेयरनेस, लीगल एड के लिए आपको मैंने आर्टिकल 39A के बारे में बताया, तो अवेयरनेस की कमी है, तभी तो हमें नहीं पता. वरना काफ़ी कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है, हमारे आईपीसी रेगुलेशंस में है, सेक्शंस में, बट अवेयरनेस की कमी है. तो नेक्स्ट इज अंडर रिसोर्स्ड इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट फैमिली एंड कम्युनिटी प्रेशर. सो ट्रू, ये तो काफ़ी कॉमन है. लास्ट इज सोसाइटल एटीट्यूड्स एंड बायसेस. बायसनेस भी काफ़ी कॉमन है हमारे सोसाइटी में. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं. अगर आपको लगे कि और भी काफ़ी चैलेंजेस और भी चैलेंजेस होते हैं तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम सब जान सकें. सो आज का वीडियो यहीं तक. मैं कोशिश करूँगी कुछ और कंटेंट्स लाने का. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अभी तक आप अगर वीडियो ये देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच. एंड काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो. बाय बाय, टेक केयर.